हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी में जो हमारा चैप्टर दिया गया है क्रियात्मक अनुसंधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन हैं किसी न किसी शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं, और जो पिछले रीट के एग्ज़ाम हुए उनमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान, उसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण, ग्राह्यता, प्रदाता या फिर संचारकर्ता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया को कहा जाता है संप्रेषण। क्या कहते हैं इसको? संप्रेषण कहते हैं। अब जैसा कि देखो यहाँ पे बताया गया है, व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। ग्राह्यता, प्रदाता एवं संचारकर्ता ये सभी संप्रेषण प्रक्रिया के घटक हैं। ये सभी संप्रेषण प्रक्रिया के घटक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि को, अनुसंधान के उपकरण को, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, या फिर अनुसंधान की परिकल्पनाएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत जो व्याख्याएं हैं इनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जबकि अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान की परिकल्पनाएं ये सभी शामिल किए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में निगेटिव पूछा गया है, तो इसके अनुसार सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि चिंतन अनुसंधान से संबंधित है, परंपरागत चिंतन भी संबंधित है, विकेंद्रित चिंतन भी संबंधित है, और वैज्ञानिक चिंतन भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी चिंतन जो है चिंतन अनुसंधान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है। एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रतिवाद करेंगे और कक्षा नहीं लेंगे, निर्णय के पुनर्विचार का आग्रह करेंगे, विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे स्वयं तैयारी करें, इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ अगर किसी शिक्षक को दे रहा है, कुछ कक्षाएं जो है किसी शिक्षक को आवंटित की जा रही हैं, तो शिक्षक का दायित्व होना चाहिए, इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, सामान्यीकरण, शोध आकल्प, अपरिवर्तन, या फिर कठोर होना। तो शोध का कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। अब देखो यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षण संस्थानों की व्यवहारिक समस्याओं का हल खोजा जाता है। स्टोफेन कोरेन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णयों तथा प्रतिक्रियाओं का पथ निर्देशन एवं मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान में प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन चयनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना, या फिर परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग।
तो यहाँ पे पूछेगा क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत दिया गया है। परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही यहाँ पे निगेटिव दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। तो यहाँ पे गलत कथन सी वाला ऑप्शन दिया गया है कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, ये सही दिया गया है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, ये भी सही है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता, यह सांख्यिकी उपकरणों पर आधारित होता है, यह न्यायादर्श पर आधारित होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है मौलिक अनुसंधान से भिन्न क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, इसी वजह से यह मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प बिल्कुल सही दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। उसके बाद सी ऑप्शन बताया गया है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, या फिर डी ऑप्शन सही है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया क्रियात्मक अनुसंधान में, इसके अनुसार सही ऑप्शन हो जाएगा क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या फिर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य होता है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना।